हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB TGT PGT, KVS TGT PGT, NVS TGT PGT और EMRS में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली में। बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश का केंद्र पेड्रो तवेरेश द्वारा स्थापित हुगली को बनाया गया था। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री भी यहीं पर 1651 में स्थापित की गई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना व्यापार चलाते थे। यहाँ स्थापित फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था जहाँ निर्यात होने वाली वस्तुओं को जमा किया जाता था। डेनिश अथवा डेनस के लोगों ने बंगाल में व्यापार के स्थान पर मिशनरी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया था। डच व्यापारियों ने बंगाल के चिनसूरा में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। डच व्यापारियों की दिलचस्पी भारत से अधिक इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे। 1759 में वेदरा या विदर्रेन के युद्ध, चिनसूरा का युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद डच व्यापारी भारत छोड़कर चले गए थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तवेरेस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, डेनस बंगाल से क्या शुरू करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशनरी गतिविधियां। अगला प्रश्न है, डच अंग्रेजों से कौन से युद्ध में हार गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिनसूरा के युद्ध या विदर्रेन के युद्ध 1759 में। अगला प्रश्न है, डच ने स्वयं को बंगाल में कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनसूरा में। अगला प्रश्न है, बंगाल में फ्रांसीसियों का भाग्य किसके नेतृत्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। बंगाल में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना करने का मुख्य कारण व्यापारिक वस्तुओं की विविधता तथा सस्तापन, उपजाऊ भूमि, सस्ता श्रम, नदियों के माध्यम से अच्छा परिवहन मार्ग आदि था, न कि स्थानीय अदालत। बंगाल में पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेजों की फैक्ट्रियां स्थापित होने के पश्चात फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी तथा फैक्ट्रियां स्थापित की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसियों का भाग्य बंगाल में चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है, बंगाल में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय अदालत की शक्ति। आगे के प्रश्न प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खां के पश्चात बंगाल का नवाब क्रमशः
अली वर्दी खां तथा सिराजुद्दौला बने थे। ये सभी बंगाल के शक्तिशाली नवाब थे और कंपनी को व्यापारिक रियायत देने से मना कर दिया था। कंपनी सिराजुद्दौला के स्थान पर एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे सकें। सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी करना शुरू कर दिया और राजस्व देने से भी मना कर दिया। अतः 1756 में नवाब ने 30,000 सिपाहियों को लेकर कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम किले पर अधिकार कर लिया। यह प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होता है क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1756 में। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंगाल में सबसे बड़े बैंकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जगत सेठ। अगला प्रश्न है, जगत सेठ क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक बैंकिंग परिवार के लिए एक शीर्षक जो नवाबी बंगाल के कोषाध्यक्ष जनरल बन गए। अगला प्रश्न है, क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीर जाफर। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1757 को। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। भारतीय व्यापारियों को अब अंग्रेजी व्यापारियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय व्यापारियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जबकि अंग्रेजी व्यापार शुल्क मुक्त था। उत्पादकों को कम कीमत पर अपने सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बदले में मीर जाफर ने कंपनी को अनेक रियायतें दे दी। प्लासी की विजय के पश्चात बंगाल की अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हुआ। अब भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिश व्यापारियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और कंपनी ने उत्पादकों से निर्धारित लागत से कम मूल्य पर सामान खरीदना शुरू कर दिया था। भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा ब्रिटिश व्यापारी शुल्क मुक्त व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त कंपनी मीर जाफर से अधिक धन उगाही करने लगी और धन न देने पर अर्थात कंपनी का विरोध करने पर क्लाइव ने उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किंतु कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती रही। परेशान होकर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर लेकर चला गया। धीरे धीरे यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि 1764 में बक्सर नामक स्थान पर मीर कासिम तथा कंपनी के सेनापति मुनरो के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम की पराजय हुई और अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर युद्ध ने प्लासी के युद्ध का कार्य पूरा कर दिया, अर्थात बक्सर युद्ध के पश्चात ब्रिटिश राज्य भारत में स्थापित हुआ। पटना में ब्रिटिश कंपनी के प्रभारी विलियम एलिस थे तथा बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट था। इस युद्ध के पश्चात 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से डैश को स्थानांतरित किया था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिस। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंसी टार्ट। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई, फ्रेंच बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही सुमेलित है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसका एक प्रमुख कारण सप्तवर्षीय युद्ध भी था। इस युद्ध में फ्रांसीसी कमांडर काउंट द लाली एवं ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री था जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राल्फ फिच ने। राल्फ फिच एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री था जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया था। राल्फ फिच मुगल सम्राट अकबर के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक पत्र लेकर भारत आया था। उसने फतेहपुर सिकरी तथा आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया है। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात कंपनी के अधिकारी नवाब बन बैठे, अर्थात अब उनके पास सत्ता और ताकत दोनों थी। अगला प्रश्न है, डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। इस संधि की शुरुआत गवर्नर रिचर्ड वेलेजली ने की थी। आगे के प्रश्न टीपू सुल्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1767 टू 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का निष्कर्ष रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदर अली वस्तुतः शांति की शर्तों पर निर्भर था। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली राज्य बन चुका था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हैदर अली शांति की शर्तों पर निर्भर था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह घायल हो गया और 7 दिसंबर 1982 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि से हुई थी। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय एवं मृत्यु के पश्चात लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर पर सहायक संधि थोप दी। टीपू के पश्चात मैसूर का शासन पुनः वाडियार वंश के अधीन कर दिया गया जो कि अंग्रेजों के अधीनस्थ बने रहे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हार व मृत्यु का सामना करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना के किस कमांडर ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरकूट ने। अगला प्रश्न है, मंगलौर की संधि समाप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, हैदर अली खां और टीपू सुल्तान के अधीन कौन सा राज्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरलों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड और सबसे अंत में लॉर्ड एलनबरो आएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट का समय 1823 से लेकर 28 तक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय 1828 से लेकर 35 तक है। लॉर्ड ऑकलैंड का समय 1836 से लेकर 42 तक है और लॉर्ड एलनबरो का समय 1842 से लेकर 44 तक है। अगला प्रश्न है, डलहौजी के पद त्याग के समय तक भारतीय विशाल विजित भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसे शासन पद्धति का निर्माण किया जिससे ए है, देश में 18वीं सदी में फैली हुई अराजकता का अंत हुआ, बी है, भारत के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ, सी है, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो विस्तार, ऐश्वर्य और साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था, डी है, प्रबंध इसके विशाल आकार के कारण कठिन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लॉर्ड डलहौजी के पद त्याग के समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। भारतीय विशाल विजित भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसे शासन पद्धति का निर्माण किया जिससे यहाँ के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो विस्तार, ऐश्वर्य और साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था। इसका प्रबंध विशाल आकार के कारण कठिन हो गया। अगला प्रश्न है, व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतारा। व्यवगत का सिद्धांत के अनुसार यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर सतारा राज्य का सबसे पहले विलय किया गया। सतारा राज्य के राजा अप्पा साहिब का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने मृत्यु से पहले कंपनी की अनुमति के बिना एक पुत्र दत्तक ले लिया था, लेकिन डलहौजी ने इसे मान्यता न देकर आश्रित राज्य घोषित करके 1848 में इसका विलय कर लिया। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 का व्यवगत सिद्धांत के आधार पर विलय कर लिया गया। 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। यद्यपि डलहौजी से पूर्व लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि का गठन किया था। अगला प्रश्न है, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की गई चर्चा की नीति का चयन करें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला प्रश्न है, किसने व्यवगत के सिद्धांत की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा वर्ष डैश में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1798 में। अगला प्रश्न है, व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1848 में। अगला प्रश्न है, विलय नीति किसने पेश की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्व सरकार होगा, लॉर्ड कैनिंग का कंपनी शासन का अंत होगा, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगा और लॉर्ड वेलेजली का सहायक सैन्य पद्धति होगा। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का आरंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवाओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परिवर्तनों को आरंभ किया था। उसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। उसने अनुबंधित सिविल सेवा और असंबद्ध सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। इसमें से अनुबंधित सिविल सेवा कंपनी कानून के अधीन नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसने कंपनी की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय कंपनी बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाकों को बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में विभाजित किया गया। 1772 में उसने दीवानी एवं फौजदारी न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।